हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम समन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमने एक प्लेंट कोर्ट में पेश किया, ठीक है। ऑर्डर 4 में हमने ये जाना कि हमने कोर्ट में किस तरह एक प्लेंट पेश किया है। अब प्लेंट पेश करने के बाद ऑर्डर 7 की प्रक्रिया शुरू होती है। वैसे तो ऑर्डर 4 में ये बताया गया है कि प्लेंट इंस्टीट्यूट हो जाता है, लेकिन साथ साथ ऑर्डर 7 भी पिक्चर में आता है, क्योंकि ऑर्डर 7 के रूल 10 में ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस प्लेंट को, इस सूट को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, इंस्टीट्यूट नहीं किया जाना चाहिए, तो इस रूल 10 के तहत वो उसको रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो अब इस में हम ये मानते हैं कि कोर्ट ने इस रूल 10 के तहत और इस प्लेंट को रिटर्न नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट क्या करेगा? उसको इंस्टीट्यूट कर लेगा। ये इंस्टीट्यूट हो गया। अब इंस्टीट्यूट होने के बाद में दूसरी पार्टी को बुलवाने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरी पार्टी यहाँ कौन है? डिफेंडेंट है, ठीक है। ये डिफेंडेंट हमारा दूसरी पार्टी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। इसमें सेटल्ड लॉ है। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि प्रत्येक न्यायिक कार्रवाई का संचालन और वाद की सुनवाई पक्षकारों की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। यानी दोनों तरह की जब पार्टी उपस्थित आ जाएंगी तभी ये प्लेंट, ये सूट जो है वो सुना जाएगा। ये सिद्धांत जो है हमारा नेचुरल जस्टिस का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। ऐसा ये सर्वमान्य जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, ये क्यों, एनजे का सिद्धांत, ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि इससे एक तो न्याय होता है, क्योंकि दोनों पक्ष सामने होते हैं और ये जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट को दोनों पक्षों की बात सुनने का मौका मिलता है। इससे कोर्ट सच्चाई पता लगा सकता है कि कौन सा पक्ष जो है वो सही बात कह रहा है, क्योंकि अगर दूसरा पक्ष सामने ही नहीं होगा, उसकी बात हम सुनेंगे ही नहीं, तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसकी पीड़ा क्या थी। तो इसलिए न्याय को दूषित होने से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस नेचुरल जस्टिस के नियम की पालना करें। दूसरा, पक्षकारों के मन में न्याय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि एक और सिद्धांत है न्याय का कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। तो जब तक दिखेगा कब? जब दूसरा पक्षकार सामने होगा तभी तो दिखेगा, अदरवाइज तो दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए पक्षकारों के मन में एक न्याय के प्रति एक निष्ठा होती है, और वो निष्ठा, अगर हम एक्स पार्टी कोई भी ऑर्डर करते हैं तो वो निष्ठा प्रभावित होती है, क्योंकि दूसरा पक्ष ये सोचता है कि कोर्ट ने उसको बिना सुने ही डिसीजन कर दिया है। हालांकि अगर हम एक व्यक्ति के जीवन को अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि लोग हमारे बारे में कोई बात कहते हैं किसी को, ठीक है, और वो व्यक्ति बिना उस हमें सुने या बिना दूसरे को सुने, जैसे मान लो ए कोई व्यक्ति है और इसने बी को कोई बात कही है, किसके बारे में? सी के बारे में। तो ये जो बी है ये सी के बारे में एक धारणा बना लेता है। यहाँ नेचुरल जस्टिस का सीधा सीधा जो सिद्धांत है वो उल्लंघन उसका होता है, क्योंकि बी, हमने कभी सी को सुना ही नहीं, इस बी व्यक्ति ने कभी भी सी को नहीं सुना, केवल ए को सुना और उसके लिए धारणा बना ली। तो ये ऐसा जीवन में होता है, लेकिन हमें ये बात को, इस रूल को ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे पक्ष को सुने बिना हम उस व्यक्ति के लिए कोई भी धारणा नहीं बनाएं। इससे हमारा जीवन भी बहुत अच्छी तरह से संचालित होता है। तो जीवन के ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं, ये हमारे प्रत्येक स्टेप में, ये हमारा जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें भी दिखाई पड़ना चाहिए। खैर, ये हम इसकी बात कर रहे थे, हम मुकदमे की बात कर रहे थे। तो मुकदमे में तो कोई भी प्लेंट हम पेश करते हैं, कोई भी सूट पेश करते हैं, तो दूसरी पार्टी को सुना जाना जरूरी होता है, अदरवाइज वो जो जस्टिस है वो होना नहीं कहलाएगा। अब आती है कि इसमें
हम उसको कैसे बुलाएं, हम क्या करेंगे कि दूसरा पक्ष हमारे सामने हो, ये डिफेंडेंट जो है ये हमारे सामने हो। अच्छा, ये जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है ये सिविल में भी लागू होता है और क्रिमिनल में भी लागू होता है। क्रिमिनल में जैसे ही कोई मुकदमा दाखिल होता है, कोई एफआईआर दाखिल होती है, तो हम अक्यूज्ड पक्ष को, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम अक्यूज्ड पक्ष को बुलवाते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद कोर्ट में उसकी ट्रायल होती है, तो वहाँ अक्यूज्ड को वो अपनी उपस्थिति देने का, अपना बचाव करने का मौका दिया जाता है। तो वो मौका भी जो है वो इस नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के तहत ही दिया जाता है। तो यहाँ सिविल में हमारे पास ये प्लेंटिफ है और ये हमारा डिफेंडेंट है। अब हम डिफेंडेंट को बुलाएंगे, तो हमारा बुलाने का तरीका क्या होगा, वो तरीका इस ऑर्डर 5 में दिया गया है। ये सेक्शन जो है 27 to 32 इसमें भी दिया गया है। तो सेक्शंस तो ये हैं 27 से लेकर 32 और ऑर्डर इसमें 5 है। इसके अलावा अब अगर गवाह को बुलाना है तो ऑर्डर 16 लागू होगा। और अगर कोई व्यक्ति कारागार में बंद है, मान लो भले ही वो डिफेंडेंट हो या भले ही वो विटनेस हो, कोई भी हो सकता है, तो अगर जेल में कोई व्यक्ति बंद है और उसको अगर हमें बुलाना है तो ये सेक्शन, ये ऑर्डर 60A इसमें लागू होगा। ठीक है, तो ये हमको इसमें बात को ध्यान में रखना है, ये बात हमको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हम एक बार 27 जो हमारा सेक्शन है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रूप से डिफेंडेंट को समन करने की बात कही गई है कि अगर कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है, यानी हम ड्यूली कोई सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर देते हैं कोर्ट के अंदर। ड्यूली, इसमें ड्यूली जो ये शब्द है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सम्यक रूप से हमने कोई सूट जो है वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया है। ठीक है, और वहाँ उपस्थित होने के लिए, उपसंजात होने के लिए, मतलब वहाँ प्रेजेंट होने के लिए और उस सूट का उत्तर देने के लिए, आंसर देने के लिए ये एक समन जो है ये प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा। तो समन हमने पहले भी पढ़ा, क्रिमिनल में भी पढ़ा कि ये समन जो है एक तरह से नोटिस होता है। ये नोटिस हम दूसरे पक्ष को दे रहे हैं, उसको एक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा ये सूट कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं कि भाई आपको वहाँ आपके खिलाफ ऐसा कोई सूट जो है वो दायर हुआ है और आपको वहाँ बुलाया है। तो कौन, एक तरह से इसमें इसको इंफॉर्मेशन है समन। तो अब ये डिफेंडेंट के नाम से निकाला जा सकेगा और इसकी जो सर्विस है वो भी जो नियम बनाए गए हैं बिल्कुल उन नियमों के हिसाब से होगी और इसमें 30 दिन से ज़्यादा की तारीख नहीं दी जाएगी इंस्टीट्यूट होने के बाद में। तो ये हमारी सेक्शन 27 थी। हमने 27 से लेकर और 32 तक एक वीडियो अलग से भी बनाया है और जो भी आपने इसमें पढ़ लिया होगा। जो सेक्शंस हैं वो 27 से 30 हैं और जो ऑर्डर इसमें है वो ऑर्डर नंबर 5 है। तो जब भी समन पर कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है। अब समन कैसे जारी करेंगे, कि समन की क्या तरीका होगा, क्या कैसे होगा। तो जो ही प्लेंटिफ जो है अपना सूट कोर्ट में पेश कर देता है तो इसके बाद ये कोर्ट है, तो ये प्लेंटिफ अपना ये कोर्ट में सूट पेश करता है और फिर कोर्ट इस डिफेंडेंट को समन जारी करती है, बुलाने के लिए नोटिस जारी करती है, जिसको हम समन कहते हैं। और ये समन जो है समुचित रूप से जारी किया जाएगा। समुचित का यहाँ मतलब ये है कि ये 2 कॉपी में जारी होगा और इस पर कोर्ट के जो जज है उनके सिग्नेचर होंगे या फिर जो रीडर है उसके सिग्नेचर हो सकते हैं। तो ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं। तो डिफेंडेंट प्लेंट को इस प्लेंटिफ ने कोर्ट में पेश किया और फिर कोर्ट इस डिफेंडेंट को अपना रिटर्न स्टेटमेंट पेश करने के लिए, अपना जवाब पेश करने के लिए इसको बुलाता है। तो ये जो है हमारा ये सेक्शन जो है ये 27 ये बात कह रहा है। अब सवाल ये है कि किन प्रयोजनों के लिए, किन उद्देश्यों के लिए कोर्ट समन जारी कर सकता है, क्या क्या आखिर इसके कारण हो सकते हैं, क्यों समन कोर्ट जारी कर सकता है। तो एक तो सबसे मोटा मोटा पॉइंट तो हमारा यही है कि जो ही कोई प्लेंट कोर्ट में पेश होगा
वो सूट करना चाहता है और सूट का प्रारंभ प्लेंट पेश करके होगा, तो डिफेंडेंट को उपस्थित होने के लिए, जो डिफेंडेंट है हमारा, उसको कोर्ट में हम बुलाने के लिए इसको जारी करेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वे है। मैंने किताब में तो बहुत लंबा चौड़ी इसमें बातें दी हुई थी, लेकिन हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर से इसमें बात करेंगे कि क्योंकि एक तो हमारा कोर्ट में बुलाने के लिए डिफेंडेंट है, ठीक है, डिफेंडेंट बुलाएंगे। अब डिफेंडेंट किसी थर्ड व्यक्ति के साथ भी पेश हो सकता है, वो अपने एडवोकेट को बुला सकता है, वो किसी को ही बुलाए, लेकिन हमें तो किसको बुलाना है, हमें तो डिफेंडेंट को बुलाना है। कोर्ट को तो केवल डिफेंडेंट से मतलब है। इसके बाद विटनेस को बुलाने के लिए दूसरा जो व्यक्ति है जिसको कोर्ट बुलाना चाहता है, जब इसकी ट्रायल होगी तो कोर्ट विटनेस को बुलाएगा। तो यही दो मेन व्यक्ति हैं जिनको कोर्ट बुलाएगा। इसके अलावा कई बार कोर्ट थर्ड पार्टी को भी बुलाता है, थर्ड पार्टी, ठीक है, जिनका दावे से कोई लिंक नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसी थर्ड पार्टियों को भी कोर्ट में बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। कई बार क्या होता है कि ये जो प्लेंटिफ हैं और ये जो डिफेंडेंट हैं या कोई विटनेस है, तो ये तीन लोग हो गए मेन, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और विटनेस। ये कोई ऐसी बात कहते हैं कोर्ट में कि भाई इस दावे का लिंक इस थर्ड पार्टी से भी है और उसको भी कोर्ट में बुलाया जाए, या तो उसको कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है या कोई और बात है, तो फिर कोर्ट ऐसी स्थिति में इस ट्रायल के दौरान इस थर्ड पार्टी को भी बुला सकता है। अदरवाइज तो ये दो लोग हैं बुलाने के लिए, डिफेंडेंट और फिर विटनेस। अब क्या काम इनसे करवाया जा सकता है? जैसे डिफेंडेंट को WS पेश करने के लिए कोर्ट कहेगा, फिर इशूज के वक्त जो है उसको समन जारी किया जा सकता है। जो ऑर्डर 37 के दावों में ऐसे 2 बार समन जारी होते हैं, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, ऑर्डर 37 के दावे। अब कई बार डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया जाता है। कई बार कोई व्यक्ति जेल में होता है तो जेल में उसको बुलवाते हैं, जेल में बंद होता है, मान लो कोई गवाह है या कोई भी पार्टी है तो उसको जेल में भी, जेल से भी हम बुलवाते हैं। तो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति ये मेन दो ही हैं, डिफेंडेंट और विटनेस। ये आपको प्रैक्टिकली इसमें ध्यान रखना है। अब बात यह है कि समन जो हमारा होगा उसमें हम क्या क्या बातें इसमें लिखेंगे। तो देखिए, एक तो ये हमारा डेट लिखेंगे, एक टाइम लिखेंगे। पहला तो 2 कॉपीज में ये समन होगा, ठीक है, 2 कॉपीज में ये समन हमारा होगा, ठीक है। और इसमें डेट लिखेंगे, क्योंकि बिना डेट तो उस व्यक्ति को क्या पता चलेगा कि किस तारीख को उसको पेश होना है। तो डेट लिखेंगे, टाइम उसमें लिखा जाएगा, ये मेन बात है। और उसको प्लेस बताएंगे कि कहाँ उसको उपस्थित होना है, फिर सिग्नेचर साइन होंगे। ये 3-4 बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है। डेट होगी, उसमें टाइम होगा, प्लेस होगा और साइन होंगे। तो उक्त दिनांक एवं समय का जब प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना है। यदि प्रतिवादी के आधिपत्य में किसी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका उल्लेख। अब मान लो किसी डॉक्यूमेंट के लिए हम उस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, तो फिर डॉक्यूमेंट का भी उल्लेख करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट उसको लेकर आना है, या कोई अदर मटेरियल हमको मंगवाना है उससे, तो वो अदर मटेरियल का भी हम उसमें उल्लेख करेंगे, ठीक है। या रिटर्न स्टेटमेंट के लिए है, या वाद पदों के लिए यानी इशूज के लिए है, या साक्ष्यों की उपस्थिति के लिए है, मतलब गवाहों के लिए है, या वाद के अंतिम निपटारे के लिए, फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए है। तो वैसे तो फाइनल आर्ग्यूमेंट, इशूज, इनके लिए अलग से नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट केवल एक बार ही, जब शुरू में प्लेंट पेश होता है तो कोर्ट एक बार उस डिफेंडेंट को नोटिस भेजता है, उसके बाद लगातार उसकी प्रेजेंस चलती रहती है, तो जरूरत ही नहीं होती। लेकिन कई बार डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है। देखिए, जब LR पेश होते हैं ना ऑर्डर 22 में, ऑर्डर 22 का ये रूल नंबर 3 और ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 में प्लेंटिफ के LR बनते हैं, रूल नंबर 4 में ये डिफेंडेंट के LR बनते हैं। तो ये जब LR बनते हैं तब इनको समन कोर्ट वापस भेजता है, क्योंकि LR को सूचना नहीं होती है। अदरवाइज तो जब एक बार डिफेंडेंट आ जाता है तो बार बार उसको समन भेजने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये जो लिखा है वाद पदों के लिए, हाँ, साक्ष्यों की उपस्थिति के लिए, गवाहों के लिए समन जाएगा।
वैसे तो पार्टीज इसमें, सिविल में ये प्रोसीजर होता है कि पार्टीज खुद अपने गवाह लेकर आ जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो गवाह है जिसको ये पार्टीज बुलाना चाहती हैं वो उनके हाथ में नहीं होता, या वो कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है, तो ये पार्टीज कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दे देती हैं और वहाँ ये रिक्वेस्ट करती हैं कि उसके लिए समन जारी किया जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उनके लिए समन जारी करता है। जैसे कई बार जो सेल्स के मामले होते हैं, सेल डीड वगैरह के मामले होते हैं, तो उसमें जो सेल डीड है वो, या कई बार ये समझिए कि जो मैं कहूँ इकरारनामा जो होता है ना अपना सेल एग्रीमेंट, तो ये नोटरी से, कुछ लोग नोटरी से एग्रीमेंट करवा लेते हैं। तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई दावा आया, वहाँ नोटरी के बयान जो है वो वादी करवाना चाहता है, प्लेंटिफ नोटरी के बयान करवाना चाहता है कि देखिए इसने ये एग्रीमेंट जो है सेल एग्रीमेंट तस्दीक किया था, मतलब अटेस्ट किया था। तो यहाँ नोटरी को बुलाने के लिए वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, क्योंकि नोटरी उसके कहने से आएगा नहीं, तो प्लेंटिफ कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि मैं इस फलां नोटरी को बुलवाना चाहता हूँ, तब कोर्ट इसमें समन जारी करता है। तो ऐसी कई परिस्थितियां बन सकती हैं जब पक्षकारों को इन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को कोर्ट में समन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात। अब आता है कि उस समन पर सिग्नेचर भी होंगे, तो या तो जो जारी करने वाला न्यायाधीश है वो सिग्नेचर कर सकता है, इसमें जज जो है वो सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कौन करेगा, अन्य किसी ऐसे पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इसमें नियुक्त किया गया हो, या फिर जो रीडर है वो भी इसमें सिग्नेचर कर सकता है। तो इसके लिए जो जज साहब हैं वो इसको एथोराइज करते हैं, एक बाकायदा कोर्ट का ऑर्डर वो अपने निकाल के रखते हैं कि वो जो समन है उनको एथोराइज करके कि भाई रीडर उन पर सिग्नेचर कर सकता है। तो जब काम की अधिकता होती है तब तकरीबन ये रीडर को एथोराइज कर दिया जाता है। अदरवाइज तो जो कोर्ट मैनेजमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए कि जजेस जो है वो खुद ही ये समन्स पर सिग्नेचर करते हैं, कोर्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी भी समन पर अगर रीडर अगर सिग्नेचर करने लग जाता है तो फिर वो कोर्ट का मैनेजमेंट जज के हाथ से निकल जाता है, फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस पर्टिकुलर पेशी पर कितनी फाइलें लगी हुई हैं, क्योंकि समन तो उन्होंने निकाले नहीं है, वो तो रीडर ने सिग्नेचर किए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट मैनेजमेंट जो है वो जज के हाथ में तभी रह सकता है जब वो फाइलों पर खुद अपने सिग्नेचर करें। फाइलों पर तो खैर जज को ही सिग्नेचर करने पड़ते हैं, लेकिन समन वगैरह पर वो, क्योंकि यहाँ भी प्रोविजन दिया हुआ है कि वो अपने किसी ऐसे पदाधिकारी को एथोराइज कर सकते हैं, लेकिन एथोराइज करते ही फिर जो कोर्ट मैनेजमेंट है वो उनके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है और फिर पता ही नहीं चलता है कि कितनी फाइलें आज पेशी में आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, और फिर दूसरे कई खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसमें दिक्कत है, इसलिए जजेज ही, अक्सर जजेज ही सिग्नेचर करते हैं। उस पर कोर्ट की सील अंकित की जानी चाहिए, कोर्ट की सील अंकित होती है, और प्रत्येक समन के साथ वाद पत्र की कॉपी संलग्न की जानी चाहिए। अब इसमें जो प्लेंट है इसकी कॉपी भी उसके साथ जाएगी समन के साथ, और समन आपको पता है 2 कॉपियों में जाता है। एक कॉपी उस दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को डिलीवर कर दी जाती है, और दूसरी कॉपी जो है जिस पर उसके सिग्नेचर प्राप्त किए गए हैं वो कोर्ट में आकर जमा करवा दी जाती है। अब आता है समन की तामील की रीतियां क्या है, यानी सर्विस के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है कि सर्विस कैसे करवाई जाए। तो इसमें सबसे जो है वो है समन की तामील। इसमें जो पर्सनल होती है समन की तामील न्यायालय के अधिकारी द्वारा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ये पर्सनल तामील होती है। और जब हमने 27 से लेकर 32 धारा तक का वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जैसे कोर्ट है, अब ये मान लो ये अपने सिविल न्यायाधीश का कोर्ट है, सिविल न्यायाधीश का सिविल जज, ठीक है, सिविल जज का कोर्ट है। एक बार मैंने क्या सिविल जज को एक वीडियो में मजिस्ट्रेट बोल दिया था, तो आप लोगों के कमेंट आ गए कि मजिस्ट्रेट सिविल दावे कब से सुनने लग गया। तो भाई सिविल जज को ही कभी कभी मुंह से मजिस्ट्रेट निकल जाता है, तो आप इसको सिविल जज ही समझना, ठीक है। तो सिविल
क्योंकि सिविल जज कहने की आदत नहीं होती ना, ज़्यादातर बस मजिस्ट्रेट साहब ही बोल देते रहते हैं, और मजिस्ट्रेट साहब को भी सिविल जज की पावर तो होती है। तो अब ये जैसे अपना सिविल जज का कोर्ट है। अब एक ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके यहाँ ये सेंट्रलाइज व्यवस्था होती है नज़ारत की। इसमें देखो कोपिंग डिपार्टमेंट बना होता है, ये नज़ारत का डिपार्टमेंट बना होता है, और दूसरे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट बना होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, एक कोर्ट अकेला ही काम नहीं करता है उसके साथ, क्योंकि तनख्वाहें भी बनती हैं ऑफिसर्स की, कर्मचारियों की, और जो फाइलें फैसल हो जाती हैं वो रिकॉर्ड रूम में चली जाती हैं। तो ऐसे कई सारे काम यहाँ होते हैं। तो अब ये जो नज़ारत का जो हमारा डिपार्टमेंट है, नज़ारत डिपार्टमेंट, इसका मेन काम सर्विस कराना ही होता है। अलग अलग कोर्टों से ये जो समन है, ये मान लो कई सारी कोर्टें हैं, ये सारे समन यहाँ सेंट्रलाइज रूप से यहाँ भेज देंगे, और फिर इनके जो पियोन्स हैं, जो प्रोसेस सर्वर होते हैं, प्रोसेस सर्वर, ये फील्ड में जाते हैं, और यहाँ ये फील्ड है, तो ये फील्ड में जाते हैं और तामील करवा कर लाते हैं। तो ये तो पर्सनल तामील हो गई। इसमें ये 2 कॉपियाँ होती हैं, एक कॉपी इनको डिलीवर कर दी जाती है और दूसरी कॉपी ये वापस लेकर आ जाते हैं। तो ये तो हो गई पर्सनल तामील की, जो व्यक्ति है जिसके नाम समन जारी हुआ है उसी को डिलीवर कर दो, तो ये पर्सनल तामील हो गई। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, पर्सनल तामील नहीं हो पाती, इस न्यायालय के कर्मचारी को तामील कराने में दिक्कत आती है। तो एक और इसमें तरीका होता है, ये भी पर्सनल तामील का ही तरीका है, कि जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, वो स्वयं ये कहता है कि तामील मुझे दे दी जाए, मतलब ये समन मुझे दे दिए जाए और मैं इसकी सर्विस करा दूंगा। ठीक है, तो ये जो रूल 9A है, इसके तहत वो ये आवेदन करता है कि मुझे ये दे दिए जाए। तो इसको कहते हैं, इसको मैं दूसरे इसमें बताती हूँ आपको, ये इसको कहते हैं दस्ती तामील। ठीक है, तो जब रूल 9A में वो उसको पर्सनली जो है प्लेंटिफ को या उसके एडवोकेट को ये सर्विस के लिए समन दे दिए जाते हैं, तो इनको कहते हैं दस्ती। तो वो खुद जाकर डिफेंडेंट को अपने माध्यम से वो दे देता है, तो ये, और फिर दूसरा जो है उसका साइन किया हुआ वो वापस लाकर दे देता है। अब आप ये कहेंगे कि आप प्लेंटिफ पर कैसे बिलीव कर लेंगे कि भाई उसने उसको डिलीवर किया कि नहीं किया। वो इसलिए बिलीव कर लेंगे कि जब वो कोर्ट में अपनी प्रेजेंस दे देता है तो कोर्ट को अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ डिलीवर किया था समन, तभी तो आया। और अगर वो नहीं आता है तो फिर कोर्ट जो है उसके दूसरे तरीके अपनाएगा, फिर दोबारा तामील जारी करेगा, दोबारा सर्विस ये समन जारी करेगा ताकि दोबारा भेजे जाए अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया पर्सनल तामील का। इसके बाद अगर मान लो इस तरीके से तामील नहीं हो पाती है, सर्विसेज नहीं जा पाते हैं, तो हम फिर ये पोस्ट के माध्यम से, डाक के जरिए इसको भेजते हैं। तो एक तो होती है अपनी जनरल डाक, जनरल पोस्ट, जो जनरल से इसको नहीं भेजते हैं। ठीक है, जनरल डाक इसमें नहीं जाती है, इसमें जाती है रजिस्टर्ड डाक, और उसके साथ एडी भी जाती है। ये एक्नॉलेजमेंट होता है उसका, इस एडी पर सिग्नेचर होके आ जाते हैं तो ये एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। और स्पीड पोस्ट से भी भेजते हैं, कोरियर सर्विस द्वारा भी भेज सकते हैं, फैक्स मैसेज द्वारा भी भेज सकते हैं। तो ये देखा जाता है कि डिफेंडेंट की पोजीशन क्या है। भाई गांव के किसी आदमी को तो फैक्स मैसेज भेजा नहीं जाएगा, उसके पास फैक्स मशीन ही नहीं होती। लेकिन मान लो कोई बड़ी कंपनी है और उसके पास फैक्स की सुविधा है तो फैक्स मैसेज से भी जा सकता है। किसी के पास कोरियर सर्विस है तो ये भी जा सकता है। लेकिन ये जो कोरियर सर्विस और ये फैक्स वाले जो तरीके हैं ना, ये कोर्ट में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये ज़्यादा, इसमें एक पर्सनल तामील होती है, पर्सनल नहीं हो पाती है तो रजिस्टर्ड से भेज देते हैं या स्पीड पोस्ट से भेज देते हैं। अभी कोरियर सर्विस का जो ये है ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और ना ही ऐसी कोई कोरियर सर्विस कोई अथोराइज की हुई है। कोई अदर डिफरेंट स्टेट में अथोराइज की हुई हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अभी जहाँ तक मैंने काम किया है तो ये कोरियर सर्विस मुझे इतनी ये पॉपुलर नहीं लगी है। अब ये अपने अपने एरिया पर भी डिपेंड करती है, किसी अलग अलग स्टेट पर डिपेंड कर सकती है। लेकिन कानून में इसका प्रोविज़न है, और भविष्य में ये हो सकता है कि अगर दावों में तामील की दिक्कत आ रही हो तो कोरियर सर्विस
करवा दी जाए। लेकिन आजकल तो ये ईमेल का ज़माना आ गया, आजकल व्हाट्सअप मैसेज का ज़माना आ गया, तो ये तो पुरानी हो गई, इसलिए आजकल तो ईमेल से भी जाने लग गई। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने भी फैसले दे दिए हैं इसमें कि ईमेल से तामील करवा दी जाए। और अब तो कोरोना भाई जो है हमारा, इसने बड़ी फास्ट गति से ये हमारे इंटरनेट को कर दिया है यूज में लेना। तो कोरोना के कारण तो अब तो ईमेल से जाने लग गए, और व्हाट्सअप मैसेज, और अब तो वीसी, ये जो व्हाट्सअप के जरिए है ना, वीडियो कॉलिंग करके और कोर्टें फटाफट काम कर रही है। तो अब नई टेक्नोलॉजी, हम वैसे तो बड़े सुस्त से हम इसको पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से हमारे कोरोना महाराज आए हैं तब से इन्होंने बड़ी तेज गति ला दी है कि आप कैसे ये पर्सनल कम मिलो, और ये जो नए टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी से आप लोग काम करो। तो ऐसा हो गया है आजकल, ठीक है। तो ये एक तो हमारा प्रत्यक्ष तामील हो गया था, इसमें समन की एक प्रति जो है डिफेंडेंट को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी पर उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। अब ये एक जजमेंट आया आर के शर्मा वर्सेस अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन का, AIR 2001 दिल्ली 272, ये दिल्ली माने दिल्ली हाईकोर्ट का केस है कि समन की तामील व्यक्तिशः प्रतिवादी पर करानी चाहिए। एक से ज्यादा प्रतिवादी हो तो प्रत्येक प्रतिवादी पर पृथक तामील होगी। यानी माने दिल्ली हाईकोर्ट का इस केस में ये मत रहा है। देखिए, एक तो आपको जजमेंट पढ़ने भी आने चाहिए। एक जजमेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि उससे कोई सेटल्ड पोजीशन हो गई। एक इस जजमेंट से आपका मतलब है कि इस जजमेंट में ही ये सिद्धांत दिया हुआ है। कई बार लॉ की पोजीशन, देखिए दो बातें हैं, एक तो कई कई जजमेंट तो लॉ की पोजीशन को सेटल्ड कर लेते हैं, तो कई जजमेंट तो लॉ बन जाते हैं, लेकिन सारे जो जजमेंट हैं वो लॉ नहीं बनते हैं, ठीक है। तो दो तरह के जजमेंट होते हैं, एक वो जजमेंट होते हैं जो केवल अपने फैक्ट्स के संदर्भ में ही उनका डिसीजन होता है, और दूसरे वे जजमेंट होते हैं जो लॉ को कंफर्म कर देते हैं, लॉ को सेटल कर देते हैं। तो ये जो ये जजमेंट हमको पता होने चाहिए। हमको जब हम पढ़ते हैं और धीरे धीरे जब हम उसमें काम करते हैं, तभी हमको समझ में आने लग जाता है कि कौन सा जजमेंट जो है वो लॉ को सेटल कर रहा है और कौन सा अपने तथ्यों के संदर्भ में उसका निर्णय पास किया गया है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप बहुत सारे जजमेंट पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। तो ये एक जजमेंट मैं आपको बता रही हूँ, आर के शर्मा वर्सेस अशोक नगर वेलफेयर। इसमें ये कहा गया कि समन की तामील जो है पर्सनल ही ये करवानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल ही डिफेंडेंट्स पर करवानी चाहिए, और अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हो तो अलग अलग उन पर तामील जाएगी, अलग अलग डिफेंडेंट्स पर अलग अलग पर्सनल तामील होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया होगा? ऐसा इसलिए कहा गया होगा कि अगर हम पर्सनल तामील ना करवाएं, किसी अदर सोर्सेज से करवाएं, डाक से करवाएं या और कोई दूसरे करवाएं, और वो ना पहुंचे उस व्यक्ति तक, फिर हम एक्स पार्टी कर दें, तो एक्स पार्टी मान लो उसको 2 साल बाद उस दावे के बारे में पता चलता है, फिर वो एक्स पार्टी को सेट असाइड कराता है, फिर वो नए तरीके से फिर दावा शुरू होता है, तो उसमें बहुत डिले हो जाता है, मल्टीसिप्लिटी ऑफ लिटिगेशन होता है। तो इससे दोनों पक्षों को ही कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि उस डिफेंडेंट को ज्ञान हो जाए, उस पर तामील हो जाए, उस पर सर्विस हो जाए, इसके बाद ही हम आगे बढ़े। और हमको कैसे न कैसे, देखो दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं होता। अगर बार बार हमारी तामील लौटती है तो हमें कोर्ट को अपने तरीके ईजाद करने पड़ेंगे। अलग अलग कोर्ट की इसमें वर्किंग स्टाइल की भी बड़ी, कानून के अलावा हमारे जो जज की जो वर्किंग स्टाइल है वो बड़ी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए हमें बहुत सशक्त जज चाहिए, और इसीलिए मैं आप सबको ये पढ़ा रही हूँ कि ताकि आप लोग अच्छे वकील बने, अच्छे जज बने, ताकि लोगों को हम सब मिलकर न्याय देने में और योगदान दे सकें। तो अब क्या होता है कि जहाँ वो डिफेंडेंट नहीं मिलता है और युक्त समय के भीतर जिसके मिलने की संभावना नहीं हो, अब मान लो बार बार हम समन, पर्सनल समन भेज रहे हैं और जो हमारे प्रोसेस सर्वर हैं वो समन नहीं करवा पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, बड़ी दिक्कतें इसमें आती हैं। कुछ लोग तो आदतन समन से, कोर्ट के समन से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो तो कोशिश ही ये करते हैं कि कैसे न कैसे मामला एक्स पार्टी हो जाए और हमको डिले करना है बस। तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्टों को अपने उपाय खोजने पड़ेंगे। तो एक उपाय तो इन्होंने, कानून ने ये दे रखा है कि समन की तामील उसके परिवार के किसी अडल्ट सदस्य पर कराई जा सकती है। यानी अगर घर में 18 साल से अधिक उम्र का
कोई मेल है या फीमेल है तो उस मेंबर पर वो तामील जो है वो सर्विस करवाई जा सकती है। और वो करवाएगा कैसे? समन की तामील करवाने वाले अधिकारी द्वारा समन पर समय एवं रीति का प्रष्टांकन किया जाना चाहिए। प्रतिस्थापित तामील का आदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि पूर्व में जारी किए गए समन लौट कर नहीं आ जाए। ये उस जजमेंट का हिस्सा है, ये जो R.K. शर्मा वाला जजमेंट है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, इसी में ये बातें कही गई हैं कि जब डिफेंडेंट नहीं मिले तभी हमें अडल्ट मेंबर पर ये करवाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि समन हमने किस तरीके से तामील कराया, इसमें समय भी लिखना चाहिए कि किस समय पर हमने इसकी सर्विस कराई है। और रीति का प्रष्टांकन मतलब हमने जो मोड है वो किस तरीके से हमने ये समन सर्विस करवाया है। यहाँ ये मोड जो है ये मोड, ठीक है, ये मोड के बारे में हम इसमें जो प्रोसेस सर्वर है उनको मोड लिखना चाहिए कि किस तरीके से हमने इसमें समन की तामील करवाई। और ये जो सब्स्टिट्यूट तामील है ये अभी हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट सर्विस क्या होती है। तो इसके बारे में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये तो लास्ट हमारे पास हथियार होना चाहिए सब्स्टिट्यूट सर्विस का, और जब तक नहीं करवानी चाहिए जब तक कि पूर्व में जारी किए गए समन लौट कर नहीं आ जाए। जब तक कि ये प्रोसेस सर्वर या आपने पोस्ट के जरिए अगर भेजा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, तो ये जब तक लौट के रिटर्न नहीं हो जाए तब तक ये इसका ये जो प्रतिस्थापित तामील है, जो सब्स्टिट्यूट सर्विस का तरीका है, ये अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। अब जैसे भवन आदि पर चिपकाकर तामील जहां प्रतिवादी स्वयं निवास करता है, कारोबार करता है, अब ये प्रतिस्थापित तामील के तरीके हैं इस पर भवन आदि पर तामील के, ठीक है, ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। अब एक तो हमारा पर्सनल तामील का तरीका हो गया, अब दूसरा है हमारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा। तो डिफेंडेंट या साक्षी को उसे प्राप्त कर अभी स्वीकृति पर हस्ताक्षर कर देता है, यानी ये जो एडी होती है ना हमारी, इस पर वो सिग्नेचर कर देता है और वो एडी जो है ये कोर्ट में आ जाती है। क्योंकि हम अगर रजिस्टर्ड डाक से हम भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर हम समन भेजेंगे तो हम एडी लगाकर हमको भेजना चाहिए। तो एडी लगाने से क्या होगा कि वो एडी पर सिग्नेचर करेगा और फिर ये कोर्ट में एडी आ जाएगी। तो अगर कोर्ट में उसके सिग्नेचर शुदा एडी आ जाती है तो कोर्ट ये मान लेगा कि उसकी सर्विस हो गई है। अब इसमें बड़ी कई दिक्कतें आती हैं पोस्ट के जरिए जब हम तामील कराते हैं। पहले तो ये है कि कई बार वो कहता है लेने से इनकार कर देता है, लेने से मना कर देता है डिफेंडेंट। तो लेने से मना कर देता है तो फिर क्या करें, क्या माना जाना चाहिए इसमें? तो अगर लेने से इनकार कर देता है तो ऐसी इंकारी के कथन का प्रष्टांकन किया जाएगा। यानी एक तो वो जो पोस्ट मास्टर जो होता है, डाक विभाग का कर्मचारी पोस्ट मास्टर, उसको क्या करना चाहिए कि इसमें ये लिखना चाहिए कि इस डिफेंडेंट ने या जिस व्यक्ति को ये भेजा जा रहा है, जिस व्यक्ति के नाम ये डाक है, उसने लेने से इनकार कर दिया है। तो अगर ऐसा ये इंकारी का कथन जो है, इंकारी का स्टेटमेंट, डिनायल का स्टेटमेंट अगर हमारे पास आ जाता है तो हम ये मान लेंगे कि उसकी तामील हो गई है, ठीक है, 19A में। यानी ये बात देखो कितनी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति डिनाई कर देता है अपनी पोस्ट लेने से तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा कोर्ट जारी करेगा। तो अगर कभी भी आपका क्लाइंट डिफेंडेंट की पोजीशन में हो, अगर वो डिफेंडेंट हो तो आप ये ध्यान रखो कि उसको ये कहो कि वो अपनी ये पोस्ट जो है वो ले ले, रजिस्टर्ड पोस्ट। अदरवाइज तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। 19A उसको खिलाफ प्रिजम्पशन की बात करता है कि ये प्रिजम्पशन ले लिया जाएगा, डिम्ड, देखिए माना जाएगा उसकी तामील हो गई है, हुई नहीं है तामील लेकिन माना जाएगा। इसका मतलब ये प्रिजम्पशन की बात कर रहा है, कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेगा कि उस पर सर्विस हो गई है, ठीक है, ये प्रिजम्पशन ले लेगा। तो यहाँ ये 19A में एक प्रिजम्पशन इसमें जोड़ी गई है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि कई बार क्या होता है कि वो लौट कर ही नहीं आती, जो रजिस्टर्ड डाक है, जो हमने रजिस्ट्री करवाई है, वो लौट कर ही नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा? तो वहाँ जनरल क्लोजेज एक्ट के नियम काम में आएंगे। जनरल क्लोजेज एक्ट आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, इसकी आप ये सेक्शन 27, 28, 29 ये पढ़ना, ठीक है। तो ये इसमें ये सेक्शन 27 ही होना चाहिए, मुझे कई दिन हो गए इसको देखे हुए।
लेकिन आप इसको देख लेना, 27 ही है संभवतः, 29 भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सेक्शन 27 ही है, जो ये कहती है कि इसमें 1 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, 1 मंथ का टाइम इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और 1 महीने तक अगर रजिस्ट्री लौट कर नहीं आती है तो फिर आप उसकी प्रिजम्पशन कर सकते हो कि उसकी डिलीवरी हो गई है, उसकी तामील हो गई है, सर्विस हो चुकी है। लेकिन 1 मंथ का जो समय है वो क्रूशियल पीरियड है, अधिकांश लोगों को ये जानकारी में नहीं होता है, और वो जैसे 7 दिन बाद ही ऑर्डर मान लो कर दिया कि 7 दिन बाद ही की रजिस्ट्री भेजी, 7 दिन बाद। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि क्लाइंट्स क्या करते हैं, जो पार्टियां होती हैं वो रजिस्ट्री की रसीद लाकर कोर्ट में पेश कर देते हैं कि साहब हमने ये रजिस्ट्री करवा दी। और फिर कोर्ट्स भी कई बार क्या करती हैं कि रजिस्ट्री की रसीद आते ही और उसकी एक्स पार्टी कर देती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई एक्स पार्टी हो गई है तो वो बिल्कुल ही जो है इस जनरल क्लोजेज एक्ट के हिसाब से सही नहीं है, और एक्ट ये कहता है कि इसमें 1 मंथ का टाइम जो है वो दिया जाएगा, और 1 मंथ बाद ही आप कोई ऑर्डर इसमें कर सकते हो। तो ये इसमें आप लोगों को ध्यान में रखने की बात है। अब आता है इसमें सब्स्टिट्यूट सर्विस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट सर्विस, हमने पर्सनल सर्विस को देख लिया, पर्सनल सर्विस हमने देख ली, हमने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सर्विस देख ली, अब हमारी आती है ये सब्स्टिट्यूट सर्विस। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो कि जो बिल्डिंग है उस पर जब हम कोई चिपका कर समन चिपका देते हैं तो इसको हम ये हमारी सब्स्टिट्यूट सर्विस होती है, या फिर हम न्यूज़पेपर में छपवा दें, न्यूज़ पेपर में, ठीक है। तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट तामील के तरीके होते हैं। तो जब कोर्ट को ये लगे कि समन की तामील से अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, डिफेंडेंट तामील नहीं ले रहा है, या किसी अन्य रीति से समन की तामील कराना संभव नहीं रह गया है, तो फिर ये इस सब्स्टिट्यूट तामील का सहारा लिया जाता है, और इसके अंदर समन की एक प्रति न्यायालय के सूचना पट पर लगा दी जाती है, यानी न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर एक कॉपी लग जाती है नोटिस बोर्ड पर, और दूसरी जो डिफेंडेंट होता है उसका जो मकान है उसके बाहर चिपका दी जाती है, या जहां वो निवास करता है या कारोबार करता है, जहां वो बिजनेस चलाता है या प्रॉफिट के लिए स्वयं कार्य करता है। तो ये जो भी तरीके हैं, कोई फर्म है तो उसके बाहर या जैसी भी पोजीशन है तो वहाँ उसके बिल्डिंग के बाहर ये चिपकाई जाती है, या वहाँ कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ है तो नोटिस बोर्ड में लगा दी जाती है। ये दोनों तीनों तरीके जो हैं ये सब्स्टिट्यूट तामील के हैं, और रूल नंबर 20 है। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी सब्स्टिट्यूट जो ये जो सर्विस है ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेरे ख्याल में 50 शब्दों में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूट तामील आपको याद होनी चाहिए। अब ये एक केस आया, अच्छा, ऐसे समन की तामील किसी ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित की जा सकती है जिसे प्रतिवादी के निवास स्थान पर सामान्यतः पढ़ा जाता है। तो सामान्यतः उसकी जो ये जो कॉपीज है समाचार पत्र की ये ज़्यादा होनी चाहिए, डिलीवरी इसका ये होना चाहिए कि वहाँ जनरली लोग पढ़ते हों, ऐसा समाचार पत्र, ऐसे न्यूज़पेपर होना चाहिए। अब जनरली लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे कोई छोटा सा पेपर निकलेगा, ये महान पोस्ट है ना, महान पोस्ट, मान लो ये एक समाचार पत्र का नाम है, ठीक है, महान पोस्ट। अब इसको कोई भी नहीं जानता है, उसको कोई भी नहीं जानता, महीने में इसकी 10 ही कॉपियां छपती हैं और वो भी पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, और ऐसे में जो है ये छपवा के उसके डिफेंडेंट के नोटिस और कोर्ट में पेश किए जाते हैं। तो भाई ये इतना तो कोर्ट भी समझता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो पेपर्स में अगर छपवा दिया जाता है तो ये अन्याय होने की संभावना इसमें पूरी रहती है। तो कोर्ट्स को ये निगाह रखनी चाहिए, और अगर डिफेंडेंट के जो एडवोकेट हैं उनको भी ये निगाह रखनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ अगर हुई है तो उनको इस मामले को कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि पक्षकारों के साथ अन्याय होने की, देखिए दोनों कोर्ट में ना, ये जो प्लेंटिफ है ये भी कई बार चालाक बनने की कोशिश करते हैं, और ये कई बार ये डिफेंडेंट हैं ये भी चालाक बनने की कोशिश करते हैं। ये डिफेंडेंट कई बार क्या होता है, जैसे मान ले हम तो मकान मालिक किराएदार वाले जो डिस्प्यूट आते हैं ना, तो प्लेंटिफ क्या सोचता है कि जल्दी से जल्दी इसकी तामील हो जाए,
और डिफेंडेंट क्या सोचता है कि मैं कैसे तामील से बचता फिरूं। तो ये बड़ा एक चूहे बिल्ली का सा खेल चलता है। तो यहाँ जज की जो भूमिका है, न्यायाधीश की जो भूमिका है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और उन्हें बड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के पेपर में ये छपवाया गया है। तो जनरली जहाँ इसका फुटफॉल ज़्यादा है किसी न्यूज़पेपर का, तो उसी में इसको छपवाना चाहिए और न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये कोर्ट को, क्योंकि लोग क्यों बचते हैं इससे, बड़े न्यूज़पेपर में इसको छपवाने से, क्योंकि वहाँ पैसे लगते हैं, विज्ञापन उनको देना पड़ता, तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब यहाँ जो काम है मान लो 5,000 रुपये में होगा, इसका 5,000 रुपये इसको इसके देने पड़ेंगे उसका समन तामील कराने के लिए, यहाँ तो वो काम 500 में हो जाएगा। तो वो सोचता है फॉर्मेलिटी तो करनी है तो इसमें इसमें चिपकवा दो, अपने तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है भाई। इसलिए ये ध्यान देने की बातें हैं। तो ऐसे इसलिए इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब ये केस आया एक राम प्यारी देवी वर्सेस अपर जिला न्यायाधीश आजमगढ़ AIR 1918 इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक केस है। तो इन्होंने क्या कहा, समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से समन की तामील को विधि मान्य, ये गलत छप गया है, विधि मान्य आदन्य, ठीक है, विधि मान्य मान लिया गया है। ऐसे तामील के आधार पर मामले का एक पक्षीय निस्तारण किया जा सकता है। ये मान्य कोर्ट का ये मानना है कि अगर न्यूज़पेपर में समन की तामील छप गई है, समन मतलब साया करवा दिया गया है, छपवा दिया गया है, पब्लिश करवा दिया गया है, तो उसके आधार पर एक्स पार्टी उस डिफेंडेंट का हो जाएगा। तो देखिए उस न्यूज़पेपर के आधार पर एक्स पार्टी हो रहा है, तो इसमें सारे पक्षों को बड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है कि वो न्यूज़पेपर कैसा था, ठीक है। तो ये कहीं कहीं ये प्लेंटिफ के अधिकारों पर भी प्रभाव डाल सकता है और कहीं कहीं ये डिफेंडेंट के अधिकारों पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए मैंने ये शुरू में हमने जो पढ़ा, ये सब्स्टिट्यूट तामील और ये जो डिसीजन जो इसमें दिया गया है, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं इसमें, इसलिए सब्स्टिट्यूट तामील जो है बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब जैसे ये RK शर्मा वर्सेस अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन का एक केस है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का। तो इन्होंने कहा कि पूर्व में जारी किए गए समन लौट कर नहीं आ जाए तब तक हम ये इसकी प्रतिस्थापित तामील जो है सब्स्टिट्यूट तामील, इसका ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। यानी कई बार तो जो प्रोसेस सर्वर है ना, वो क्या करता है, ये प्रोसेस सर्वर कि कोर्ट का ऑर्डर होता ही नहीं है और वो उसके भवन पर चिपका कर आ जाता है कि ये लो साहब तामील हमने करवा दी, ठीक है। अब इसमें भी बड़ी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं कि वहाँ विटनेस होने चाहिए और वो जो मकान है वो किसने पहचाना, उसकी आइडेंटिफिकेशन, भाई आइडेंटिफिकेशन किसने किया मकान का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कौन गवाह वहाँ उपस्थित थे, क्या प्लेंटिफ उपस्थित था या अन्य कोई गवाह थे जिन्होंने इस बिल्डिंग को पहचाना कि डिफेंडेंट की बिल्डिंग है। तो इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूट जो तामील होती है ये बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसके आधार पर एक्स पार्टी करने से डिफेंडेंट के साथ अन्याय होने का खतरा रहता है। और दूसरी तरफ ये भी रहता है कि अगर डिफेंडेंट बार बार बुलाने पर भी कोर्ट में नहीं आए, तामील से बचने का प्रयास करे, तो फिर कोर्ट और प्लेंटिफ के पास क्या रास्ता रह जाता है, वो तो उसकी बिल्डिंग पर ही चिपका कर तामील करवाएंगे। लोग भाग जाते हैं अपनी बिल्डिंग के ताला लगा के, सोचते हैं कोर्ट का जो समन है उससे हम बच लें। तो इसलिए दोनों पक्षों पर ही बड़ा ध्यान लगाने की जरूरत रहती है। अब हमारा आता है कि ये तो हमने तामील के तरीके देख लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफेंडेंट के रूप में या कुछ ऐसी जैसे रेलवे में सर्विस कर रहे हैं या किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, तो क्या किया जाना चाहिए, वहाँ उनकी तामील कैसे होगी। तो जैसे रेलवे कंपनी में अगर कोई व्यक्ति सर्विस करता है तो उसके जो कार्यालय का अध्यक्ष है, जो हेड ऑफ द ऑफिस है, उसके पास उसके समन भेजे जाएंगे जिसके अधीनस्थ वह कर्मचारी काम करता है, और वो जो अध्यक्ष है वो कर्मचारी पर समन की तामील करवाएंगे और दूसरी कॉपी फिर न्यायालय को भेज दी जाएगी। तो ये तो एक रेलवे का एग्जाम्पल है, लेकिन जहाँ भी कभी कंपनियों का ऐसा कोई मैटर आता है, जहाँ कोई कंपनी का कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है, तो वहाँ जो उनका सीनियर ऑफिसर है, जिस हेड ऑफ द ऑफिस जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, उनको ये भेजी जानी चाहिए कार्यालय अध्यक्ष को। ऐसे ही गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है तो जो उनका HOD है उसको ये समन जो है भेज दिए जाने चाहिए। इससे तामील जो है वो सही तरीके से होकर आएगी।
अब कई बार आर्मी के किसी व्यक्ति पर समन की तामील का मामला होता है, कई बार कोर्ट में बहुत सारे ऐसे आर्मी के लोग होते हैं जिनकी ये जो खास तौर से जो हस्बैंड वाइफ वाले मैटर है ना, घरेलू हिंसा वाले हस्बैंड वाइफ के मैटर, इसमें बड़ा संकट आता है कि ये वाइफ भी जो है मान लो डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट एक परिवाद कोर्ट में लेकर आती है। अब पति जो है वो आर्मी में नौकरी करता है, अब उसकी तामील ही नहीं होती, तो उस तामील को करवाने का क्या तरीका हो सकता है, ये बड़ा संकट इसमें आता है। तो इस रूल नंबर 28 में ये बात कही गई है कि ऐसी स्थिति में कमांड अगर तामील नहीं हो पा रही है डायरेक्ट उस पर, तो कमांडिंग ऑफिसर के जरिए इसको भेजा जाना चाहिए। उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको समन भेजे जाने चाहिए जिसके अधीनस्थ वह सेवारत है, और फिर कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि उस कोर्ट के समन की वो तामील करवाएगा और फिर एक कॉपी जो है वो कोर्ट को भेज दी जाएगी। तो ये आर्मी के जो लोग हैं उन पर तामील का एक तरीका इन्होंने बता रखा है। बाकी तरीके तो हैं ही, लेकिन ये भी एक तरीका है। अगर नहीं हो पा रही है डायरेक्ट तो ये कमांडिंग ऑफिसर को समन भेज दिए जाने चाहिए। अब जैसे कोई कॉरपोरेशन है तो इसके लिए ये ऑर्डर 29 में रूल नंबर 2 बात करता है कि कॉरपोरेशन पर समन की तामील कैसे होगी। तो कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी को या डायरेक्टर को या अन्य कोई भी उनका बड़ा अधिकारी है उस पर उनका जो एथोराइज ये जो ऑफिस है उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस कॉरपोरेशन का, जहां वो कॉरपोरेशन कारोबार करता है, तो उस एड्रेस पर भेजना चाहिए और फिर वो सेक्रेटरी या डायरेक्टर या इनके नाम भेजा जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी पियोन ने तामील ले ली कॉरपोरेशन में, मान लो पूरी बिल्डिंग जो है वो बंद पड़ी थी, वहां पर एक गार्ड मिला और गार्ड को जो है ये तामील आप दे के आ गए और तामील मान ली जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें भी कोर्ट्स को ध्यान रखने की बात है। अब जैसे फर्म है, ये फर्म लिख दिया, ये फर्म है एक्चुअली, तो फर्म पर अगर हम समन की तामील करेंगे तो उनके पार्टनर्स पर करवाई जाएगी। ठीक है, वो जो उनके पार्टनर्स हैं उन पर ये समन की तामील करवाई जाएगी। तो किसी भी एक पार्टनर पर की जा सकती है या उनके ज़्यादा पार्टनर हैं तो अलग अलग पार्टनर पर की जा सकती है। और इसमें भी उसका जो प्रधान कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वहाँ पर ये भेजा जाएगा। और ये ऑर्डर 30 में ये बात कही गई है कि किस तरह एक समन में एक फर्म में समन्स की तामील करवाई जाएगी। तो ये हमारा एक समन पर एक टॉपिक था कि किस तरह हम इसमें समन की तामील करवा सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन कुछ बातें हमने इसमें जानी है मोटी मोटी, ताकि आप लोगों को एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हम किस तरह से तामील करवा सकते हैं। और भी जैसे 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 इसमें कोई क्वेश्चन उठेंगे तो उनको छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर इसमें हम तामील के बारे में और बातें बीच बीच में जानेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर 5 का एक मैंने खाका, एक माइंड सेट आपके दिमाग में बनाने की कोशिश की है कि किस तरह समन की तामील हम दूसरे पक्षकारों पर, दूसरी पार्टीज पर करवा सकते हैं। तो ये आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।